तो आज हम डॉक्टर से इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि आखिरकार ये एचएमपी वायरस है क्या ये कोरोना जैसा खतरनाक है। और जब ये वायरस 2001 में ही आ चुका था कैलिफोर्निया और तिब्बत जैसे जगहों पर, तो अचानक से फिर 2025 में ये पैर कैसे पसारने लगा, बुजुर्गों और छोटे बच्चों में ही क्यों होता है, क्या ये जानलेवा, तमाम ऐसे सवाल है जो पॉडकास्ट में हम जानेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि एनटी एक्सपर्ट डॉक्टर नीतीश अग्रवाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में। धन्यवाद और मुझे इसके लिए एचएमपी बुलाने के कोरोना, लिए। कोविड-19 कहें या कोरोना-19 जी कहें, जी 4 साल के बाद ये वायरस चीन में तो हालात जिस तरह से है उसने सबको डरा दिया, जी लेकिन केसेस अब इंडिया में भी बढ़ने लगे हैं। तो सबसे जी पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एचएमपी यानी कि ह्यूमन किटोनोमो वायरस है क्या? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बेसिकली जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, कोई नया वायरस इजाद नहीं हुआ है। ये हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में हमेशा से रहा है। पिछले 20-25 साल से ही ये हम लोगों के बीच में है। इसमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये जो वायरस है, ये न्यूमो वायरस जो फैमिली ऑफ वायरस है उसको बिलोंग करता है, जो आमतौर पर रोज़मर्रा के सर्दी ज़ुकाम खांसी की बीमारियां बच्चों में होती हैं, उसमें ये वायरस का परसेंटेज 10 से 12% रहता है। और लगभग 90 से 95% बच्चे 5 साल की उम्र तक आते आते इस वायरस का सामना कर चुके होते हैं, जो कि साधारण खांसी, ज़ुकाम, बुखार, हल्का बुखार, खांसी, इसके अंदर इसमें हमें ये लक्षण मिलते हैं। बट आने वाले समय में होता क्या है कि वायरस के अंदर दो खूबियां हैं। पहला तो एंटीजेनिक शिफ्ट, इसको अगर हम और आम सरल भाषा में जानने की कोशिश करें तो वायरस के अंदर एक खूबी है, अनलाइक बैक्टीरिया या फंगस, बैक्टीरिया या फंगस अपना एक फॉर्म मेंटेन करता है, बट वायरस आते समय के साथ इवॉल्व होता है। उसके अंदर म्यूटेशन की एक कैपेसिटी है। वो म्यूटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो समय के साथ जब वायरस स्मार्टर होता है, हमारी इम्यूनिटी को ओवर स्मार्ट करके इन्फेक्ट करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, या फिर दूसरा, कभी कभी लैब में अंदर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं अलग अलग जीवाणु, अलग अलग वायरस के ऊपर, तो उसमें कहीं ना कहीं साइंटिस्ट द्वारा इसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि म्यूटेशन आ जाती है, जिससे ये और ख़तरनाक होकर आ जाता है। ओके, तो मतलब अब इससे डरने की जरूरत है या फिर नहीं है? कहा जाए तो आमतौर पर जो पब्लिक के अंदर अभी जो घबराहट है, जो आम जनता है वो घबराई है कि कोई नई कोरोना जैसी बीमारी मार्केट में आई है, ऐसा बिल्कुल ना समझें। ये एक आम सर्दी जुकाम जैसा ही वायरस है। बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा सा अभी एग्रेसिव फॉर्म में लौट कर आ रहा है। इससे बचाव के लिए कुछ उपाय हम आज बात बिल्कुल करेंगे उसके बारे में, बट घबराने वाली स्थिति कुछ नहीं है। ये अपने आप को सीमित रखता है, सेल्फ रिजॉल्विंग इसके सिम्टम्स होते हैं, समय के साथ अपने आप को ये ठीक कर लेता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जो बच्चे 5 साल से बड़ी उम्र के हैं, ख़ास तौर पे जो 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, और 65 साल से ऊपर की उम्र के बुज़ुर्ग, और बाकी वो लोग जिनकी इम्यूनिटी हिट है, वो चाहे डायबिटीज़ की वजह से हो, कोई ऐसी दवाइयाँ उनकी चल रही हैं जिससे इम्यूनिटी कम है, जैसे कि स्टीरॉइड्स और बाकी भी कुछ दवाइयाँ हैं, या फिर किसी किडनी रोग से, या कोई ऑर्गन अंग उनका बदला गया है तो उसके बाद, या फिर एचआईवी जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी इम्यूनिटी हर्ट है, बस उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है, वरना घबराने वाली स्थिति और घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। मतलब आपकी बातों से ये तो क्लियर हो गया कि कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, कोरोना जैसी घातक भी नहीं है, तो बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की और जैसे ज़रूरत। मैंने अपने इंट्रोडक्शन बताया कि ये 2001 यानी 2001 से ही ये वायरस मौजूद है, जी, तो अचानक से फिर ये इतने लंबे गैप के बाद अचानक से फिर कैसे स्प्रेड होने लगा? देखिए वही बात जो हमने शुरुआत में की कि वायरस अपना रूप, अपना मेटामॉर्फोसिस बदलता रहता है, तो वही हुआ है कि कोई ना कोई म्यूटेशन और एंटीजेनिक शिफ्ट वायरस के अंदर आया है। आमतौर पर इस वायरस के लिए कोई खास वैक्सीन या कोई खास दवाइयाँ लेने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही बचाव के रूप में सरकार द्वारा चलाए गए जो ये जितने अभियान हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं छोटे बच्चों के, उसमें भी कहीं इसके लिए कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है। लेकिन क्योंकि वायरस अभी आया है और थोड़े से इसके जो लक्षण हैं, आमतौर पर होता क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि ऊपर वाला जो सांस का रास्ता है, जिसमें कि नाक, गला, कान, ये तीनों चीज़ें, कान भी कहीं ना कहीं सांस के रास्ते से जुड़ा है, यहीं तक लक्षण आते हैं। हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, जो 5 से 7 दिन में अपने आप को सीमित करके पूरी तरह मरीज स्वस्थ हो जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ केसेस में ये वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ये न्यूमोनिया, सांस लेने में परेशानी, सांस फूलना, लंबे समय तक बलगम आना,
और बच्चे को पसली चलना, जो कि न्यूमोनिया की एक निशानी आमतौर पर बोला जाता है, इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो वही है कि जिन लोगों को नीचे के सांस के रास्ते की नली के इन्फेक्शन के लक्षण आ रहे हैं, सिर्फ उनमें हमें थोड़ा सा खास तौर पे एहतियात बरतनी है, डॉक्टर को दिखाना है, ज़रूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके भी उसका इलाज किया जाना है। वरना 90% जनता के लिए ये सिर्फ एक आम सर्दी जुकाम का वायरस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आपने बोला कि वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, तो वायरस म्यूटेट में इतना लंबा गैप हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा। वायरस की एक एनुअल साइकिल है। अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो 2 वायरस हैं जिनसे हम सर्दी जुकाम से ग्रसित रहते हैं, न्यूमो वायरस जो फैमिली है उसी के 2 वायरस हैं। एक तो न्यूमोकोकल वायरस और दूसरा हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस यानी कि RSV। ये 3 वायरस सबसे ज़्यादा आम जनता को परेशान करते हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा के लिए ऑलरेडी जो सरकार की तरफ से चल रहे प्रोग्राम और प्राइवेट वैक्सीनेशन है, उसके अंदर एक शेड्यूल के तहत बच्चों को 2 साल तक के बच्चों को टीका लगता है, तो उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि टीका लगा तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने अब शुरुआत से बोला कि वायरस के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपना रूप बदल सकता है, म्यूटेट हो सकता है, एंटीजेनिक शिफ्ट हो सकता है। तो उसके लिए सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। तो हम पहले ही उम्मीद करके चल रहे हैं कि वायरस के नए स्ट्रेन आएंगे साल दर साल, तो एनुअल यानी कि सालाना वैक्सीन का पहले ही प्रावधान रखा गया है। इसी तरह के से हर वायरस की एक लाइफ साइकिल है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, प्राकृतिक जो हमारा स्वभाव है, मौसम का बदलना, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जैसा मैंने बोला, एक इसमें कहीं ना कहीं वायरस के साथ होने वाली रिसर्च, लैब रिसर्चेज में भी म्यूटेशन का चांस रहता है। ओके, क्योंकि कोरोना में हमने देखा सर कि कोई स्टेज नहीं था एज का जिसमें होना, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको हो रहा था, कहीं ना कहीं सब सफर कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये HMP वायरस बुजुर्गों और छोटे बच्चों में ही क्यों हो रहा है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बुजुर्गों और छोटे बच्चों में हो रहा है। ज्यादा केसेस केसेस ज़्यादा क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं छोटे बच्चे और बुजुर्ग में? क्योंकि लक्षण ज़्यादा जो गंभीर हैं वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ही दिखेंगे। आम तौर पे आप बैठे हैं, मैं बैठे हैं, अगर हमें थोड़ी छींक, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी हुआ तो हम उसको साधारण सर्दी जुकाम का घर पे ही इलाज करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। हर सर्दी जुकाम के केसेस के लिए हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही ऐसा आपको बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप हर सर्दी जुकाम को लेकर डॉक्टर के पास जाएं, ना ही कोई इसका स्पेशल टेस्ट किया जाता है। राइट। जब सिर्फ हमें सांस की समस्या बनी, जब हमारी पसली चली, जो बुखार है 3 दिन 4 दिन के बाद भी नहीं टूट रहा है, बच्चे के होंठ नीले पड़ रहे हैं, बच्चा कान में दर्द बता रहा है, बच्चा खांसी से परेशान है, इतना कि दवाइयों से भी मदद नहीं मिल रही है, जो आम हम घर के लक्षण, घरेलू लक्षण और दवाइयाँ घर में करते हैं जैसे पैरासीटामोल, उससे भी बुखार नहीं जा रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ऐसे ही केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही केस जा रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें ये 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बुजुर्ग और बच्चों में ही ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो आम जनता कहा जाए तो 5 साल से 65 साल की उम्र के जितने लोग हैं, उनका ये घर पे ही ठीक हो रहा है, ज़्यादा खास दवाइयों की डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं आ रही है, इसलिए केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बच्चों की हम बात करें तो बच्चों में किस लक्षण पर ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो जैसे आम लक्षण तो हमने बात की, सर्दी जुकाम, नाक का बहना, नाक बंद होना, छींके आना, थोड़ी खांसी, नहीं वो आम लक्षण नहीं है। आम लक्षण है गले में दर्द होना, खांसी होना, नाक बहना, हल्का बुखार, 1 या 2 दिन का हल्का बुखार। अब आते हैं लक्षण जिन पे हमें सावधान होना है और बिल्कुल देरी किए बिना डॉक्टर के पास जाना है। पहला लक्षण खांसी, जो कि 4 या 5 दिन से ज़्यादा चल गई है, खांसी में बलगम आ रहा है, बच्चे का सांस फूल रहा है, बच्चे की पसली चल रही है, सांस में किसी तरह की गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही हैं, या बच्चा कान में दर्द बता रहा है, या फिर बच्चे के होंठ या मुंह नीला पड़ रहा है यानी कि उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। इन 4-5 लक्षणों को ध्यान रखते हुए हमें देरी किए बिना डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है। जो भी ज़रूरी इलाज या टेस्ट की ज़रूरत है, जो भी जांचों की ज़रूरत है, वो डॉक्टर देखकर आगे बताएंगे। अच्छा, क्या डॉक्टर ये भी हो सकता है कि ये सारे सिम्टम ना हो लेकिन कुछ सिम्टम्स हो, लेकिन फिर भी वो HMP वायरस का पेशेंट हो? बिल्कुल, ऐसा सिर्फ इस बीमारी के साथ नहीं, सभी बीमारी के साथ है। एक बीमारी के अगर 4-5 लक्षण कहीं इतिहास में या किताब में लिखे हैं और पढ़े गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही लक्षण एक मरीज़ में आएंगे। हो सकता है इसमें से 5 में से 1 या 2 लक्षण, जैसे खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ बुखार, सिर्फ इतने ही लक्षण एक मरीज़ को हों। हो सकता है किसी दूसरे मरीज़ को भयंकर सरदर्द, जो कि दवाइयों से राहत नहीं मिले, और साथ में पसली का चलना और सांस का फूलना दूसरा लक्षण हो सकता है बाकी किसी 2 मरीज़ में ऑक्सीजन की कमी, होंठ का नीला पड़ना ज़्यादा पहले आ जाए बाकी लक्षणों के मुताबिक।
तो लक्षण मरीज से मरीज में फ़र्क हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक फिक्स पैटर्न, एक नियमित 4 लक्षण सभी मरीजों में दिखेंगे। तो ऐसे फिर पता कैसे लगें? जैसे बहुत सारे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अभी वो सूचना या एचएमपी वायरस है वो गाँवों तक, ग्रामीण एरियाज तक पहुंच पाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ के बच्चे अगर संक्रमित हो रहे हैं इस वायरस से, जी। तो वो कैसे पहचाने? पहचानने का जैसे मैंने बात की कि हाँ। आपको घर में ऐसा कोई खास लक्षण नहीं नज़र आएगा, सिर्फ इन 4-5 घातक लक्षण, मैं घातक बोलूँगा, थोड़ा डेंजरस बोलूँगा, हाँ। क्योंकि ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नीचे का सांस का रास्ता इन्फेक्ट हो चुका ओके। है। तो खांसी में अगर बलगम के साथ कहीं खून आया या बलगम 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है, होठ या मुंह नीला पड़ रहा है, सांस फूल रहा है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा सुस्त है, खाना पीना छोड़ चुका है, या सर में भयंकर दर्द और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगना, ऐसा कोई भी लक्षण है तो आपको बस इन्हीं लक्षणों पे सतर्क हो जाना है। यही लक्षण एक थोड़ा शक है कि आपको शायद एचएमपीवी का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि नीचे के सांस के रास्ते को इन्फेक्ट कर रहा है। बस इन्हीं के साथ आपको तुरंत अस्पताल या डॉक्टर में जाकर दिखाना है। अच्छा, कोरोना में हमने देखा डेथ केसेस ना सिर्फ भारत में, अमेरिका, बिल्कुल, चाइना में भी बिल्कुल, देखा, लॉकडाउन बिल्कुल, जैसी स्थिति बिल्कुल, भी यहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो क्या एचएमपी वायरस भी जानलेवा है? जानलेवा अभी तक जितने भारत में केसेस हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम गुजरात और पश्चिम बंगाल और खाड़ी देश और इधर की साइड हम बात करें महाराष्ट्र तो में 3 केरला, केसेस, हाँ, महाराष्ट्र, हाँ। इधर ज़्यादा केसेस हैं। तो ऐसा है कि हमें केस दर का केस देखना होगा, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी या कोई भी बहुत सीवियर इसके दूरगामी प्रभाव लक्षण, यानी कि कुछ ये आपके सांस पे या फेफड़ों पर कुछ दूरगामी प्रभाव छोड़कर जाएगा, ऐसा कहीं नहीं दिखा है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बस समय से इसको एहतियात बरतने की, देखने की और इलाज कराने की ज़रूरत है। बस इतनी अवेयरनेस आम जनता तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि जो ये खतरनाक लक्षण है इनको प्लीज़ नोट करें। अगर कोई भी घर में बुज़ुर्ग या बच्चा है जिनको ये लक्षण आ रहे हैं और आम साधारण घरेलू नुस्खों से आराम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखकर डॉक्टर के पास पहुँचें। अदरवाइज़ इसमें घबराने का या किसी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहीं अभी तक इंडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ओके, अगर हम पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो पेरेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस केसेस में? सावधानियों की बात करें तो दवाइयों से भी पहले आती हैं सावधानी, मतलब जब तक आपको कोई भी लक्षण नहीं है, बीमारी का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, सबसे पहला भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। वही सेम सावधानियां हैं जो हमने कोरोना के टाइम पे देखी थी। कोई इन्फेक्टेड इंसान है, उससे गले लगना, उससे हाथ मिलाना या फिर उसके आसपास जाने से बचिए। कोई इन्फेक्टेड इंसान घर में अगर है तो वो मास्क का प्रयोग करे। हाथ धोना, हैंडल, डोर, बच्चों के सॉफ्ट टॉय, इन चीज़ों को इन्फेक्टेड इंसान से दूर रखना और अपने हाथों को बार बार वॉश करना, और ज़रूरत लगती है तो सैनिटाइज़र का भी ऑफिस और कॉमन स्पेसेस में यूज़ होना चाहिए। ओके, और इसके इलाज क्या है एचएमपी वायरस के? वैसे देखा गया है कि जितने हमारे आम तौर पर केसेस हैं, 2 वैक्सीन जो मैंने पहले भी बोला कि एक न्यूमोकोकल वैक्सीन और दूसरा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऑलरेडी हमारी जनता को रूटीन में मिलता है, और बच्चों को भी उनका जो जन्म के बाद की वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें ये सब कुछ कवर है। तो इन 2 अगर आप वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो आपको सक्षम है इन सब बीमारियों से, सीवियर लक्षणों से बचाने के लिए। बट उसके बाद भी अगर ये लक्षण आते हैं और न्यूमोनिया या नीचे के सांस के रास्ते की कोई बीमारी में ये वायरस बदल रहा है, तो हो सकता है कि आपको टेम्परेरी ऑक्सीजन सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड, मतलब कि बॉडी के अंदर जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों की, और सांस के रास्ते के लिए न्यूबुलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। मतलब इसका उपाय भी अगर हम कहें और इलाज भी, दोनों सेम है या इलाज, उपाय अलग है इसका? उपाय और इलाज सेम ही है। हाँ। बचाव अलग है और इलाज अलग है, लेकिन उपाय और इलाज एक ही है। बचाव क्या है? बचाव जैसा कि हमने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर जाने रहे, से बचना सैनिटाइजर है। का यूज करें, बिल्कुल, मास्क लगाएं, ओके, हाथों को अपने सोशल साफ डिस्टेंसिंग रखें। रखें, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, अच्छा, ठंड बढ़ने पे हमने देखा जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल, ब्रीदिंग जो बीमारियां होती हैं, श्वसन संबंधी, वो भी ज़्यादा बढ़ने लगती बिल्कुल। हैं, और ये अटैक भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही हाँ सबसे जी, पहले करता हाँ है। जी, तो हाँ जी। उससे कैसे बचे हम फिर? सर्दी होने पर होता क्या है कि सांस की जो रास्ते की नलियां हैं ये सिकुड़ जाती हैं आमतौर पर, और इनमें जो आमतौर पर बलगम बनता है वो भी थोड़ा थिक और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है मौसम के बदलाव से। तो हमें करना क्या है कि बहुत छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को घर के अंदर जितना हो सके सीमित रखें, और उनका खान पान जो वो डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस रखें। बहुत ज़्यादा बाहर का ठंडा या खट्टी चीज़ें उनको ना खाने के लिए बोलें।
और साथ में हो सके तो रात में डेली उनको भाप का एक छोटी सी चीज़, भाप का 2 मिनट का प्रयोग उनके सांस के रास्ते को क्लियर रखता है और इम्यूनिटी को बेटर रखता है। और जहाँ तक ज़रूरी ना हो घर के अंदर रहें और बच्चों का वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन से कंप्लीट रखें। ना सिर्फ बच्चे, बुज़ुर्गों को भी 65 साल की उम्र के बाद एक एडिशनल बूस्टर डोज न्यूमोकोकल वैक्सीन की दी जानी चाहिए। और ये हर जगह अवेलेबल है ईजिली? ये आम तौर पर सब जगह अवेलेबल है। आपको किसी भी छोटे बड़े अस्पताल में, किसी भी सांस के डॉक्टर, छाती के डॉक्टर या फिर फिजिशियन के पास ये वैक्सीन आमतौर पर मिल जाएंगी और रूटीनली 65 साल की उम्र के लोगों को लगाई भी जाती हैं और एडवाइस भी की जाती है। मतलब डॉक्टर से कंसर्न करके ही लगवाइए, ये नहीं कि जाकर लगवा लें। एब्सोल्युटली। वैसे भी वैक्सीनेशन किसी नॉन ऑथराइज पर्सन का काम नहीं है। राइट। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन हमेशा एक आपके डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। अच्छा, मैंने ये जो ऑब्जर्व किया डॉक्टर, वो क्या देखा कि कोविड-19 में पैनिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि लोग बहुत ज़्यादा संक्रमित, मुझे लगता है, या उसकी डिजीज़ेज़, उसकी बीमारी, उसके लक्षण पैनिक की वजह से। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ एक मैसेज आप ज़रूर दें कि एचएमपी वायरस से डरने की ज़रूरत है या फिर नहीं। हमने शुरुआत अपनी इस बातचीत की भी इसी से की थी और हम लास्ट में भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी है पैनिक ना होना। हर छोटी चीज़ के लिए अस्पतालों में जाकर भीड़ ना लगाना, परेशान होकर किसी भी व्हाट्सएप से, मीडिया से, यूट्यूब से प्रभावित होकर अपने घर में 4 दवाइयाँ बिना सलाह किए डॉक्टर की मरीज़ों को, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े को, नहीं देना। कोई भी घबराने की बात स्थिति इसमें नहीं है। केसेस नॉर्मल केसेस हैं अभी तक जितने इंडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी घातक, जानलेवा कोई लक्षण अभी तक नहीं सामने आ रहा है। हाँ, सिर्फ हमें जो ये सतर्क रहने वाले लक्षण हैं उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, जागरूकता होना ज़रूरी है, ताकि कहीं भी अगर हमें न्यूमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नीचे के सांस के रास्ते के इन्फेक्शन का शक है, ऐसा बॉडी कोई साइन दिखा रही है, तो हम उसको देरी करे बने बस इलाज करें। लेकिन इसमें मृत्यु या ऐसा कोई भी गंभीर प्रभाव अभी तक नहीं देखा जा रहा है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि, मतलब मेरे हिसाब से मैंने इस जो वायरस है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया जो आपको बताना है अभी? मेरी समझ से हमने लगभग सारी जानकारी जो भी है वो पूरी कवर की है और इसमें और ज़्यादा कुछ बताने का तो इस पॉडकास्ट, इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये पॉडकास्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एचएमपी वायरस जो आप लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने भी जैसा बताया, हमारे साथ ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर नीतीश अग्रवाल थे जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेहद ही उस ढंग से बताया जो आपको समझ में आए। इसीलिए ये वीडियो सर्कुलेट भी करिए, उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिसको इस एचएमपी वायरस के बारे में नहीं पता है, इसके लक्षण क्या हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा, कोई बुजुर्ग आपके घर में हो जिसकी चपेट में आ जाए, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या उपाय आप कर सकते हैं? अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप डॉक्टर को सीधे कंसर्न भी करा सकते हैं। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।